बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में इस वक्त आम इंतखाबात का माहौल बन चुका है। एक जमात मुसलसल गिला कर रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और उनसे इंतखाबी निशान भी अब तक के जो फैसले हुए हैं आज की बात अगर करें तो उनसे वो वापस ले लिया गया, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है। पाकिस्तान के सियासी गुरु ये कहते हैं कि अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान पीटीआई की मौजूदगी नहीं होगी तो ये इंतखाबात क्रेडिबल नहीं समझे जाएंगे। माजी में भी मुल्क में बहुत सारे इंतखाबात होते रहे हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी ऐसे ही संजीदा सवाल उठते रहे हैं। पाकिस्तान में अगर पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ने आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान की सियासी अशराफिया को क्या अहम फैसले करने होंगे, कुछ उस हवाले से बात करेंगे। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे अपने पांव जमा सकती है, कैसे वापस आ सकती है। वो शहर जो पीपल्स पार्टी के गढ़ समझे जाते थे, अब वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है, जो जियाला है, वो कहाँ है, किसकी तरफ देख रहा है, कुछ उस हवाले से बात करेंगे। सिंध में एक नया इत्तेहाद एक बार फिर बन रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। कितना टफ टाइम देगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कुछ उस हवाले से बात करेंगे। और फिर ये जो सारा का सारा हमारा सियासत में इस्तेहकाम और मुआशियत में इस्तेहकाम का मामला है, इसमें सियासतदानों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सियासतदान अगर एक दूसरे के गिरीबान पकड़ेंगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ जारी रखेंगे और मुक़्तदरा को कोई और कंधा पेश कर देता है जब एक जमात खड़े होने की कोशिश करती है, तो ये एक दायरा है जो पाकिस्तान में दहाइयों से चलता आया है। इस दायरे को ख़त्म करने का गुर किसी के पास है या नहीं, ये तमाम बातें करेंगे। जी, हम मौजूद हैं स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब के पास, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया राजा साहब। थैंक यू तंजीला। सबसे पहले तो मैंने शुरू यहाँ से किया कि एक हलचल और इंतखाबात का माहौल है, लेकिन हम जहाँ भी बैठते हैं, आप भी जहाँ भी जा रहे होंगे, आपने अपनी मुहिम भी शुरू कर दी, इसके बावजूद भी लोग पूछते हैं कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे। आपको कोई ख़दशा है कि ऐसा कुछ हो सकता है या कोई सोच ऐसी पाई जाती है? आर्मी चीफ कह चुके होंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह चुके हैं कि इंतखाबात होंगे, इलेक्शन कमीशन अपने काम पे लगा हुआ है, फिर भी ये क्यों? तंजीला, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ जी, मुझे तो कोई अवाम नहीं है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह 8 फरवरी को ही होंगे और उसके अलावा कोई चाराकार भी नज़र नहीं आ रहा और कोई ऐसा जवाज़ भी इस वक्त तक सामने नहीं आया जिसकी वजह से इसको पोस्टपोन किया जाए। जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने और इवन आर्मी चीफ़ ने जब कह दिया है तो फिर तो कोई अवाम नहीं होना चाहिए। और गैर यकीनी की कैफियत जो है वो तो बिल्कुल नफ़ी करती है हर किस्म के निज़ाम की। मैं समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो इलेक्शन होने हैं और साथ ही एक गैर यकीनी की कैफियत भी चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा माहौल नहीं बन सकता जिसमें जो है वो तमाम लोग जो है वो अपने राय का इज़हार कर सकें। इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए। और अब तो मैं समझता हूँ कि सारी जमातें जो हैं वो इलेक्शन के मैदान में जा चुकी हैं, एरिना में मौजूद हैं। एतराज़ात जैसे कि आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि यकीनन बहुत सारे लोगों को भी होगा और उसका बेस्ट तरीका यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है कि वो इस मुल्क में इलेक्शन कराए। अच्छा, आपकी जमात के साथ ये हो चुका है कि आपसे इंतखाबी निशान लिया गया और आपको रातों रात एक नई जमात के साथ मैदान में उतरना पड़ा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी यही हो रहा है और पे दर पे जितने भी फैसले उनके खिलाफ आ रहे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज तो करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि वाकई बल्ले के निशान के बगैर अगर इलेक्शन होगा और जितना मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले एक दिहाई में जिस उरूज और जिस जवाल तक गए, दोनों ही बड़े अहम हैं पाकिस्तान की सियासत में, उनके बगैर इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत सारे ऐसे उनकी हमारी तारीख़ में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और उसको फिर मैं समझता हूँ कि हमने बड़े आसान तरीके से बग़ैर कोई बहुत बड़ा शोर व गोगा किए हुए उस सिस्टम को आगे लेकर चले, क्योंकि एक सोच होती है कि जो भी हो पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसका तसलसल कायम रखना, इलेक्शन का इनकाद होना और उसको जो है उस इलेक्शन के जो नतीजे में हुकूमत आती है वही एक लेजिटिमेट और ऐसी हुकूमत होती है जो कुछ
डिलीवर करने की पोजीशन में होती है। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान तलवार था और उसके बाद वो हमसे निशान ले लिया गया, तो उसके बजाय फिर उस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तीर का निशान ले लिया जो कि उस निशानों की लिस्ट में मौजूद था। तो हम तीर पर इलेक्शन लड़ गए और आपने देखा कि उसके तीर पे हमारी कई हुकूमतें बनी और कामयाबी हासिल हुई। तो आपको जमात भी एक अलग बनानी पड़ी? जी फिर हाँ बिल्कुल, वो तो आपने देखा कि 2002 का जो अब इलेक्शन था तो उसमें क्या हुआ, और वो जमात नहीं बननी पड़ी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी जिसका मैं सेक्रेटरी जनरल था। और इन सब दुश्वारियों मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो जमहूरियत का रास्ता है, जो अवाम का रास्ता है, जो इंतखाब का रास्ता है, उससे कभी भी मैं समझता हूँ कि पीछे नहीं हटे, उसी पर चलते रहे। लेकिन आपकी जमात लेवल प्लेइंग फील्ड का जो गिला है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई दिखाई दी है। बिलावल साहब भी, जरदारी साहब भी, आप लोग भी। आप समझते हैं कि निज़ाम में ऐसी सोच होनी चाहिए कि क्रेडिबिलिटी की तरफ ज़्यादा इक़दाम हों और इलेक्शंस को मुतनाज़े बनाने की तरफ कम इक़दाम हों? देखें, इलेक्शन को मुतनाज़े बनाना मेरे नज़दीक जो है ना, ये बहुत बुरी बात है। फिर तो सारा मकसद ही ख़त्म हो जाता है। इस पूरी जितनी आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आप पूरे मुल्क को जो है वो एक निज़ाम के ऊपर उसकी सारी तवज्जो मरकूज़ करा रहे हैं कि मुल्क में इंतखाबात हो रहा है। कोई आपको पता है जब इंतखाबात होते हैं तो बाकी तो सारा मसला जो है वो सारे काम जो है वो ठप हो जाते हैं। अब जबकि सारे 25 करोड़ अवाम जो हैं उनकी सारी तवज्जो जो है एक नुक्ते पर मरकूज़ है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबको बड़ी ज़िम्मेदाराना सोच के साथ इसको मुतनाज़ा करने में किसी तौर पर भी जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। हाँ, जैसे कि कोई लीडर अगर ये कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है तो वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। लेकिन यहाँ मैंने ये देखा है कि हम लोग कई दफ़ा मैं अपने इस निज़ाम की बात करता हूँ कि गैर ज़रूरी तौर पर जो है ना वो हम वावेला भी शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हर इलेक्शन जो होती है वो किसी न किसी तौर पर वो है ना वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है, वो मुतनाज़े हो जाती है। कोई सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है ऐसे क्राइसिस में जब एक जमात मुसलसल ये कह रही है कि हमें दीवार से लगा रहे हैं, तो बाकी जाहिर है ये बारी तो सब पे आई हुई है। देखिए, तो हम कब तक इंतजार करेंगे कि सभी ने उसमें से निकलना? देखिए, मैं आपको बताऊं कि देखिए फ़र्क है। अच्छा, एक चीज़, अब इसको आप मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि किसी एक सियासी जमात को आप दीवार के साथ लगा दें, उसको किसी तरीके से आप जो है कमज़ोर करने की कोशिश की या उसको मैदान से बाहर रखने की कोशिश करें। मैं इस चीज़ के मुखालिफ हूँ, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि हर जमात का कंडक्ट जो है उसको देखना पड़ेगा और उस कंडक्ट को सामने रख कर फिर आपको फ़ैसला करने पड़े। तंजीला, ये तो सियासत में हम किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो सियासी मैदान में तो ठीक है, जो जहाँ तक एक वो है लिमिट्स हैं वहाँ तक जाए, लेकिन अब ये कहाँ की सियासत है कि आप अपने जीएच के ऊपर हमला कर दें, आप जो है वो अपने कोर कमांडरों को घरों पर हल्म कर दें, आप शोहदा के जो मुजस्मे हैं उनकी बेहरमती करना शुरू कर दें, आप अमलाक को आग लगाना शुरू कर दें, आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट, अपनी फ़ौज और आवाम के दरमियान नफ़रत पैदा करना शुरू कर दें, तो गोया ये तो वो बातें हैं जो एक सियासतदान नहीं कर सकता। ये रेड लाइन आप समझते हैं उससे क्रॉस कर गई सारी। मैं आपको बताऊं कि मैं ये रेड लाइन भी मैं समझता हूं कि ये इतनी हौलनाक और खौफनाक हरकत की गई है या हुई है, ये आम रेड लाइन की बात नहीं है। देखिए ना, ये हमारा दुश्मन जो है वो क्या चाहेगा कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, वो चाहेगा कि इस मुल्क में कोई इदारे जो हैं वो एक दूसरे से दस्तो गिरबां हों। पाकिस्तान की जो दफ़ा करने वाला सबसे हमारा बड़ा इदारा है अफवाज पाकिस्तान, और उसमें और पाकिस्तान की अवाम में गलतफहमियाँ हों, तो जब अगर हमने इसकी इजाज़त दे दें तो फिर जो ये आप किस तरह ये मुल्क चलाएंगे। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं। आपने जवाब ना देते हुए भी बहुत सारे जवाब दे दिए इस इशू के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में वापसी कैसे करना चाहती है और क्या रुकावटें हैं जो हमेशा आड़े आ जाती है, कुछ इस पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं जी, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे और हम बात कर रहे हैं स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ। राजा साहब, आप खुद ज़ाहिर है पंजाब में आपने सारी सियासत अपनी की है और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े कदावर सियासतदान हैं। आप तो मतलब हमारे इलाके से आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं। अगर पंजाब से आगे आगे बढ़ते जाएं, बड़े सीनियर फेडरल मिनिस्टर रहे पीपल्स पार्टी के, बड़े बड़े नाम। पीपल्स पार्टी पंजाब में इतनी पीछे कैसे चली गई? तंजीला, मैं आपको बताऊं कि ये सवाल अक्सर मुझसे किया जाता है और मेरा एक ही जवाब होता है कि देखो, पीपल्स पार्टी ओके, अगर आप इसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजह से देखते हैं कि कितनी सीटें पहले आती थी, फिर कम आई, फिर उससे कम आई। एक तो ये मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिटिकल पेंडुलम जो है, इसके पीछे बहुत सारे मुहरकात होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। दिस इज नॉट ओनली वन कि कोई वोट नहीं दिया उसको मैं एक को सिंगल आउट करके कहूँ कि ये वजह है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पीपल्स पार्टी जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के जो 11 साल थे, उसमें अगर कोई ज़ेर अताब रही तो यही जमात थी। और इसको एक ख़ास 85 में जब इंतखाबात हुए तो वो कहा गया कि ये गैर जमाती बुनियादों पर हुए। बिल्कुल। अब गैर जमाती, अब यहाँ से देखें, आपको एक कैरेक्टर आपके सामने आएगा। कहा गया कि गैर जमाती हैं, पीपल्स पार्टी ने कहा हम तो जमात हैं। हमारा कोई आदमी जो है कैसे कहे कि मेरा तल्लक जमात से नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग आगे आए, उन्होंने कहा कि हमारा किसी जमात से तल्लक नहीं है, और उन्होंने 4 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हलफनामा दिया कि हम खुदा को हाज़र नाज़र जानकर कहते हैं कि हमारा किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं है। लेकिन वही पावरफुल आदमी जब उसने असेंबली बना ली तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि आपका नाम मैं ये रख लूं। उन्होंने कहा कि रख लो। अब ये हिस्ट्री है, ये तारीख है, इसका किसी ने तो तज्जिया करना है ना। लेकिन हम एक रौ में बह रहे हैं, हम हालात के निज़ाम इतने तेज़ी के साथ हम आगे जा रहे हैं कि हम शायद रुक कर तो सोचते भी नहीं कि हो क्या रहा है। लेकिन एक नई शुरुआत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, बिलावल साहब की सूरत में, वो भी बता दें। अब मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद। अच्छा। और ये वाहिद जमात है, मुझे इसका ज़ाती तौर पर तजर्बा हुआ और मैंने देखा है कि जब कोई आवाज़ सही दे ले तो हमारा जाला बाहर निकलता है। हमसे भी गलतियाँ हुई, हमने भी कुछ, मैं समझता हूँ कि 2013 में से पहले तो हम ठीक थे पंजाब में। 2013 में हमारी जो हमने अलायंस किया PMLQ के साथ, उसमें हमारे बहुत सारे इलेक्टेबल्स जो थे उनकी सीटें हमें उनको देनी पड़ गई। अच्छा, और वो हमारे लोग जो थे वो उससे बददिल हुए। और अब मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग वापस भी आए, ख़ास तौर पे हमारा जाला वापस आया, वोटर हमारा वापस आया। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा का जो कदम है वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ख़ुद उठाया कि उन्होंने लाहौर के हल्का 127 में अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए। वो वहाँ से उम्मीदवार हैं और आप देखें कि वहाँ इस वक्त कितना जोशो खरोश और किस तरीके से जाला जो है वो बाहर निकल उमड़ के बाहर निकल रहा है। तो वो आपने अपने मंशूर को भी इस बार चेंज किया। आपका हमेशा से तारीखी जो नारा था वो रोटी कपड़ा मकान था। अब आप कह रहे हैं कि बिलावल आएगा, रोज़गार लाएगा। ये रोज़गार के ज़रिए भी रोटी कपड़े मकान का ही बंदोबस्त होता है। रोटी कपड़ा मकान जो था हमारा एक सिंबॉलिक एक है नारा था और उसको पजीराई भी मिली और उस पर अमल भी हुआ। मैं तो हमेशा बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में रोटी कपड़े मकान का बंदोबस्त किया। अगर आपको याद हो, आपको तो नहीं याद, आप तो बहुत छोटी थी, हमारा और आपके अपने इलाके में इनकलाब उस वक़्त आया जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आम आदमी के हाथ में पासपोर्ट दिया और उसको कहा जाओ मिडल ईस्ट में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, यूरोप में जाओ, और उन्होंने जाकर वहाँ पर रोज़गार हासिल किया। जब वापस आए तो कच्चे मकान पक्के हुए। आपको पता है कि उसके बाद लोगों के हालात बदले और एक लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ। उससे पहले तो एक बड़ा एक स्टेटस को था, आपको पता ही है कि सारा ख़ास तौर पर हमारा जो बारानी इलाका है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान के लोगों में फिर एक शऊर और एक आगाही थी जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी।
और फिर मैं जब ये कहता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़वास के महलों से सियासत को लाकर आम आदमी की जो झुग्गी में लेकर आए और उसकी दहलीज पर लेकर आए और हर आदमी को वोट का हक दिया। इससे पहले वोट का हक नहीं था। ये आपको मैं बताऊं कि बहुत कम लोगों को पता है कि 1970 से पहले पाकिस्तान की आबादी थी 10 करोड़। मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान की इकट्ठी आबादी जो थी वो थी 10 करोड़ और वोट देने का हक था 80,000 लोगों। जी जी, ऐसे ही 9 करोड़ 99,20,000 लोगों को कोई पूछता ही नहीं था। ये तो बहुत बड़ा 180 डिग्री का वो उसी में 28,000 फातिमा हालात जना को मिले थे, फातिमा जना को, और बाकी वो उसी 80,000 में से वो डिवाइड भी पैदा हुआ। यस, वो 40,000 मगरबी पाकिस्तान में थे और 40,000 मशरकी पाकिस्तान थे जिनको वोट था। आम आदमी को तो कोई पूछता ही नहीं था, उनको वोट का हक ही नहीं था, उनके पास कोई जाता ही नहीं था। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा था कि उन्होंने हर बंदे की वोट को बराबर किया। गरीब है, बादशाह है, कारखानेदार है, मज़दूर है, कोई स्वीपर है या कोई वक्त का हाकिम है, उसकी वोट बराबर। अब आप लोग पंजाब में क्या सोच के उतर रहे हैं इंतखाबात? इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब में बड़ी कामयाबियां समेटेंगे और आप देखेंगे कि इस वक्त। और दूसरी मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो परसेप्शन क्रिएट की जाती है वो भी बड़ी अहम है। ये जो तासुर क्रिएट किया जाता है उसमें और हकीकत में बड़ा फ़र्क होता है। मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है, जब मैं ग्राउंड पे जाता हूँ तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। अब जो लड़ाई लड़ी जा रही है ना, ये मैदान जंग इसका बदल चुका है, बयानिए की जंग है सोशल मीडिया की। अब सोशल मीडिया, अब लोग जो हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक हद तक ही जाता है ना। जब आप हकीकत के पास जाएंगे तो वहाँ जाकर जब आप मौके पर देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, सिंध का भी बताएं। सिंध में भी एक अलायंस बन रहा है और नून लीग सफ़बंदी करती हुई दिखाई देती है। अभी तो कुछ अर्सा पहले तक आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, ताल्लुकात तो खैर अभी भी अच्छे हैं आप लोगों के, लेकिन ये सफ़बंदी क्यों? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल है कि सियासत में सफ़बंदियाँ होती हैं और सिंध में तो हमेशा इत्तेहाद बनते हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, क्योंकि वो कोई एक पार्टी तो सोच भी नहीं सकती वहाँ इलेक्शन लड़ने का। सच्ची बात है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग है। पीपल्स पार्टी ने वहाँ के लोगों को डिलीवर किया है। पीपल्स पार्टी से लोग वहाँ रोमांस करते हैं, इश्क करते हैं, तो लिहाजा वहाँ तो मेरा ख्याल है कि ये इनसिक्योरिटी है जो लोगों को इकट्ठा करती है। वो सोचते हैं कि हमारा कोई चारा कार नहीं है, क्या करेंगे अगर वहाँ से बिल्कुल ही कोई, अगर फर्ज करो एक पोलिंग स्टेशन है तो अगर मैं लड़ूंगा अकेले तो मेरी अगर 10 वोटें निकलेंगी तो या घनसाई होगी, सुबकी होगी, तो चले 5-7 मुखालफ मिल लेते हैं, कोई एक सीट पर आप लड़ लें, शायद आप भी ले जाएं। लेकिन ये हकीकत है कि वहाँ हर दफ़ा इत्तेहाद बनते हैं और हर दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादा कामयाबी हासिल करती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सांगड़ की कुछ सीट है जहाँ मोहतरम पीर पगारा साहब का वहाँ पर बड़ा असर था किसी ज़माने में। मैं ख़ुद क्योंकि उस ज़िले से मेरा तल्लक रहा है, मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ पर, पढ़ा हूँ वहाँ पर। तो एक सीट ऐसी थी कि वो हमेशा जो थी वो पीपल्स पार्टी नहीं जीतती थी। वहाँ पर से शाजिया साहिबा, जी 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 जी, शाजिया मरी साहिबा ने वो सीट जो है वो रिट्रीव की पीपल्स पार्टी के टिकट पर, और अब वो सीट हमेशा है। खैरपुर में भी इसी तरह था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक प्रोपेगेंडा तो किया जाता है जी कि पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जब आप जाते हैं आप देखते हैं कि जिस थर की बात कर रहे हैं, आज थर जो है वो बड़ा डेवलप कर रहा है। आज थर की औरतें और बच्चे और नौजवान जो है उनको रोज़गार मिल रहा है। आज वहाँ से कोयले से बिजली पैदा हो रही है और वो जो है वहाँ पर एक एयर स्ट्रिप बन गई है, वहाँ पर पीने का साफ़ पानी मौजूद है, वहाँ पर हॉस्पिटल बन गए हैं। इसी तरह पूरे सिंध में हेल्थ सेक्टर में बहुत बेहतरी आई। गम्बट जैसे छोटे, जी जी, तंजीला सुहावे से भी छोटी जगह है वो गम्बट, वहाँ दुनिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है पाकिस्तान में, जो कि आपके ट्रांसप्लांट करता है, लिवर ट्रांसप्लांट करता है। और उसमें मैंने यहाँ से पेशेंट भेजे हैं और तंजीला 1 रुपया खर्च नहीं आता, 6 महीने की दवाई भी वो साथ देते हैं। ऐसा कहीं और तो नहीं, यहाँ 75 लाख रुपया मांगते हैं। ऐसे ही यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अगर करें तो 75 लाख रुपीज़ आपका खर्चा आता है।
वहाँ मुफ्त एक आदमी को, तो और पाकिस्तान का हर शहरी जा सकता है। तो आपको लगता है कि वहाँ तो नहीं होगा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ कामयाब, लेकिन पंजाब में आप लोग किसी के साथ इत्तेहाद करने का सोच रहे हैं? आईपीपी की बात बन नहीं रही नून लीग के साथ, वो एक प्लेटफॉर्म है जो जैसे भी हालात में क्रिएट हुआ, लेकिन उनके पास कुछ इलेक्टेबल्स हैं, स्पेशली जनूबी पंजाब जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फुटप्रिंट है, आपके बड़े लीडर्स और साबिक वज़ीर आज़म भी वहाँ से हैं। आप सोचते हैं कि कोई होगा ऐसा इत्तेहाद आईपीपी के साथ? मैं आपको बताऊं कि हर दफ़ा एक ही नुस्खा कामयाब नहीं होता। इत्तेहाद उस वक़्त बनते हैं जब कोई जमात ये सोचती है कि मैं इस वक्त मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं इत्तेहाद में जाऊं। और इत्तेहाद अब जो आपका हाउस है, ये एक बड़ा हाउस है, इसमें कोई एक पार्टी 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए नज़र नहीं आता, कोई ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लेकर आ जाए नज़र नहीं आता, बल्कि जो गोल्डन नंबर है वो हासिल करना भी मैं समझता हूँ कि एक अपहिल टास्क है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये भी फैसला किया कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो आइंदा उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म के। पिछले दिनों में जब जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल को अभी बहुत कुछ सीखना है, तो आपको पता है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। तो ये उस सारी कंट्रोवर्सी का जवाब भी है, और ये सोच पाई जाती है पार्टी के अंदर कि क्योंकि बिलावल, मेरा शायद 22 लोगों को लगता है जब मैं ये कहती हूँ कि छोटी सी उम्र में जिस अच्छे तरीके से एज़ फॉरेन मिनिस्टर ही परफॉर्म्ड, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है एक इस उम्र के लड़के के लिए। तंजीला, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से एज ए फॉरेन मिनिस्टर सिस्टम को, अपने मनसब को कंडक्ट किया, और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को लीड किया, ये मैं समझता हूँ कि हैरत अंगेज़ तौर पर उनकी सलाहियतें जो हैं वो सामने आई कौम के सामने। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि एक नौजवान की आदत, एक पढ़ा लिखा शख्स, एक खूबसूरत आदमी, एक शख्स जिसका कोई बैगेज नहीं है, जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड करेंगे। और उनके साथ उनके वालिद मोहतरमा का तजर्बा, उनकी दानिश, उनका सब्र, और वो सारे मामलात, उनकी माँ की एक लेगेसी जो कि उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उनकी बहादरी, जुर्रत और उनकी जो सलाहियतें थीं, उनके नाना का एक पूरा निज़ाम जो है, तो वो मैं समझता हूँ कि ये सब अगर आप इसको इकट्ठे देखें एज ए पैकेज, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास बहुत बड़ा असासा है कि वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार है बने, कि उससे पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला उसको मुस्तफ़ीज़ होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बूस्ट मिला है, और फिर जाकर उनका लाहौर में इलेक्शन कंटेस्ट करना इस बात की गमाजी है कि वो पंजाब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम ज़रा एक और ब्रेक शामिल करते हैं जी। कुछ आगे का नक्शा आपने खुद ही जिक्र कर दिया, मैंने भी आपसे ये पूछना था कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मखलूत हुकूमत ही होगी। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें मखलूत हुकूमत को कुछ एज हासिल है, कुछ उसकी कमज़ोरी भी बन जाता है, कुछ उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। बात हम कर रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इस वक्त जो सियासी माहौल और इंतखाबी माहौल बना हुआ उसमें कुछ पुराने सवाल ही हैं जिनके नए जवाब पाकिस्तान को ज़रूरत है। आपने ब्रेक पर जाते हुए जिक्र किया मखलूत हुकूमत का। मखलूत हुकूमतें जो हैं वो लूली लंगड़ी सी लगती हैं, कभी कोई एक इत्तेहादी नाराज़ हो जाता है। हम तो आपको पता है जब असम्बली इतना ज़माना मैंने कवर किया था, हम ऊपर से देखते थे कि एक बंदा उठ के चला गया, फिर सारे आप जैसे लोग सब मनाने चले जाते थे, मना के वापस लाते थे। तो आपको नहीं लगता कि तंजीला, आप ठीक कहती हैं कि मखलूक हुकूमत के कुछ हैं ऐसे, ये वीकनेसेस आते हैं, मसाइल आते हैं उसमें। और होता तो यही है कि अगर एक जमात अपने मंशूर के मुताबिक पाकिस्तान में पजीराई हासिल करती है, तो उसको फिर मैं समझता हूँ कि बड़ा सुकून के साथ 5 साल हुकूमत पूरी करने दे, ताकि वो कुछ करके दिखा तो सके। तो ये मसाइल हैं हमारे, इस पे मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अवाम के पास इसकी चाबी है, और वो किसको पजीराई देना चाहते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें अब बलूगत की तरफ, सियासी बलूगत की तरफ जाना चाहिए, और अब सियासत वो होनी चाहिए जिससे मुल्क का फ़ायदा हो। अब सियासत वो होनी चाहिए जिससे हम कुछ डिलीवर कर सकें। वक्त तेज़ी के साथ गुज़रता जा रहा है, कौमों की ज़िंदगी में साल 2 साल 5 साल का
गुजरा हुआ वक्त जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। और हमसे पीछे जो मुल्क थे वो हमसे आगे इसलिए निकल गए कि अभी तक हम इसी जगह पे जो है ना वो घूम रहे हैं एक सर्कल में और इससे बाहर नहीं निकल रहे। और ये सियासत मैं किसी हमारी को दुश्मन नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन ये सियासी लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है, कमज़ोरी है सियासी जमातों की भी, सियासी लीडर्स की मैं भी। आपको बताऊं कि सियासी जमातें कौन है, इसी अवाम में से ही है ना हम लोग। अब मैं समझता हूँ कि जज्बात के बजाय एक हौसले के साथ एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। हम लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, सियासी मुखालफत को हम शायद ज़ाती दुश्मनी में बदलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कोई मसाइल हल नहीं हो रहे। मैं तो आपको साफ बताना चाहता हूँ, मैं 50 साल सियासत करने के बाद ये सोचने पर मजबूर हूँ कि इस सियासत ने वो डिलीवर नहीं किया जो इसको करना चाहिए था। अब उसमें क्या वजूहत थी, क्यों ऐसे नहीं हो पाया, क्या क्या रुकावटें थीं, क्या क्या मुश्किलात थीं, तो क्या क्या कमज़ोरियाँ थीं, इसको मेरा ख्याल है कि इस पे अब डिबेट होनी चाहिए और एक बैठ के ये देखें ये मुल्क हम सब का है। हमने इसको तकसीम बड़ी अजीब व गरीब कैफियत से, कभी हम इसको सियासत के नाम पे तकसीम कर लेते हैं अपने आप को, कभी हम जो है वो इदारों के दरमियान हम कोई ऐसी बातें शुरू कर देते हैं, कभी हमारी अना इतनी हो जाती है कि हमारे मुल्क के जो मफादात हैं उनसे बढ़ जाती है, एक पर्सनल ज़िद पर हम फैसले करने शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो परसेप्शन है करप्शन के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है जमात को, क्यों आप लोग उसको अंडू नहीं कर पाए? किस जमात को करप्शन के साथ नहीं जोड़ा गया? उस जमात का नाम लें जो हुकूमत में आई और उस पर यह दाग नहीं लगा, ये बताएं। ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी बड़ी बदकिस्मती। यानी कि नून लीग ने पंजाब में हुकूमत की कई बार दिहाइयों तक, उन पे वो करप्शन का लेबल नहीं लगा जो सिंध हुकूमत पे लगता है। नहीं, क्या बात है। आपने उनको सिसिलियन माफिया बताया और कोर्ट ने बताया। आपने उनको कहा कि चोर डाकू, आपने कहा कि ये सब लूट कर ले गए हैं, फलां फलां प्रॉपर्टीज बन गई, और क्या होता है? बड़े ऐसे बात हुआ ना उनके साथ, आपके साथ हमेशा होता है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये बात नहीं है। ये जो बयानिए बनाए जाते हैं ना, असल में तो ये बनाए जाते हैं किसी पार्टी को डिच करने के लिए और अपने आप को उभारने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग ये नहीं समझते जो भी ये बयानिए गढ़ते हैं कि मुल्क का सत्यानाश हो गया। मुझे कोई एक बंदा निकाल के बताएं कि जिस पर करप्शन का, इमरान खान कहते थे ना कि नया आदमी आया, फर्स्ट टाइम आया, करप्शन पे चार्ज नहीं आया उस पर। कौन सा चार्ज है जो बाकियों पर था और इस पर नहीं है? नवाज शरीफ पर कौन सा चार्ज नहीं है जो कि जरदारी साहब पर था? बेनज़ीर भुट्टो साहबा पर कौन सा चार्ज नहीं लगा जो कि शहबाज शरीफ पर नहीं लगा? कौन डिलीवर करेगा? क्या इसको कहां से लाएंगे बंदे? इसको पीछे छोड़ के आगे निकलने के लिए तैयार हैं हमारे सियासतदान? मैं आपको बताऊं कि टेलीविजन से मैं देखता हूं ना जी, सुबह से लेके शाम तक आप क्या कर रहे होते हैं। इंडिया भी है ना, वहां भी करप्शन है, पाकिस्तान से शायद ज्यादा करप्शन हो। वहां क्या होता है? वो तो शाइनिंग इंडिया और गुड डेस्टिनेशन एंड वंडरफुल डेस्टिनेशन, वो अपने मुल्क को उभारते हैं। हम क्या करते हैं कि करप्शन ख़त्म करने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। जो हमने महकमे बनाए हुए हैं उनसे भी बंदा पूछ ले क्या किया भाई आप लोगों ने, क्या करप्शन कम हो गई है 20 साल में? क्या 30? अब तो अगर फर्ज करो एक करप्शन थी, चलो मैं मान लेता हूँ करप्शन थी, तो हमने एक नैब बना दिया, कोर्ट्स बना दिए, 20 साल हो गया ना, 25 साल, बिल्कुल, तो करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। 1/4 सदी गुजर गई तो हमने क्या किया? अब आप कहते हैं करप्शन बढ़ गई है। तो बाबा को खुदा का खौफ करो, कोई सोचो कि हम कहीं कोई आंखें बंद करके तो नहीं दौड़े जा रहे और आगे कोई कुआं आने वाला है, कोई खाई आने वाली है जिसमें गिरेगी पूरी कौम। हमने तो एक ऐसा माहौल बना दिया है कि कोई यहाँ ना तो कोई अच्छा बंदा है, ना कोई शरीफ आदमी है, ना कोई क्रेडिबल इदारा, ना कोई क्रेडिबल है, ना हम किसी अदारे के पल्ले कोई छोड़ रहे हैं, ना आवाम के पल्ले छोड़ रहे हैं, ना सियासत के पल्ले छोड़ रहे हैं, ना हम पार्लियामान के पल्ले छोड़ रहे हैं। तो हम करने क्या जा रहे हैं? आखिर में मैं यही आपसे पूछने लगी, वे फॉरवर्ड क्या है? लास्ट क्वेश्चन। एक इलेक्शन की वजह से और इलेक्शंस की वजह से हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं और तारीख हमारी गवाह है, उससे उतना
बड़ा नुकसान शायद हम दोबारा अफोर्ड भी नहीं करते। हमने एक मुल्क का एक हिस्सा गंवा दिया। नहीं, वो इलेक्शन की वजह से नहीं आपने गंवाया। देखिए, मैं आपको जो सही बात बताता हूँ, ये जब आप जिस उम्र के बच्चे हैं ना, जब आपको पता चलेगा ना कि हिस्ट्री क्या है, तो आपको पता चलेगा कि ये वो उस वक्त भी एक साजिश थी। ऐसे ही है। देखिए ना, अगर तो हम लेकिन एक मौका पैदा हो गया। मैं अब कहती हूँ दोबारा मौका ना पैदा करें। नहीं, फिर क्या इलेक्शन ना कराया जाए इस मुल्क में? क्या किया जाए फिर? और कोई तरीका सोच लें। नहीं, इलेक्शंस को क्रेडिबल बनाने के लिए आप लोग वे फॉरवर्ड बताएं ना। हम सब यही कह रहे हैं ना, क्रेडिबल क्रेडिबल। व्हाट इज क्रेडिबल? जो सारे मान जाए, जो सारे मान जाए। देखो, ये सारे मुतारब ग्रुप होते हैं ना। ये इलेक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें 10 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कहता है ये 9 खत्म हो और मैं जीतूं। ऐसे ही है। एक आदमी ने जीतना ना, तो लिहाजा उनको एक दूसरे के दरमियान, हाँ, आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं, आप रूल ऑफ द गेम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आप, मैं समझता हूँ कि जो मैं टॉलरेंस की बात करता हूँ, क्योंकि फिर वो सोचना पड़ेगा ना। फिर अगर आप फर्ज करें कि आपस में आप इस हद तक चले जाते हैं कि एक दूसरे को चोर, डाकू और पता नहीं लुटेरा और क्या क्या लफ्ज़ कहते हैं, और जब आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होते हैं तो फिर आप पहली दफ़ा आपने ये भी कर लिया कि आप कहते हैं उठाओ और इनको तोड़ दो और इनको जला दो और इनके ऊपर अटैक कर दो। ये कौन से रवैये हैं? देखें ना, ये रवैये हैं ना, इन रवैयों को पहले तब्दील करना पड़ेगा ना। ये सिर्फ ये नहीं हो सकता कि सब ठीक है और मैं ये कह दूं कि मैं ये कर लूँगा, आप कहें कि मैं ये कर लूँगा। हमें तो अब बच्चों को, मेरा ख्याल है, उनके सिलेबस में डालें, पहली क्लास से उनको पढ़ाना चाहिए कि ये रवैये बेहतर कैसे रखने हैं, मुल्क को कैसे हमने चलाना है, मुल्क में हमने वोट देने की क्या सेंसिटिविटी है। सीख ही जाएंगे, जो बड़े हैं ये क्या करेंगे? अब रूल्स ऑफ द गेम के आपने जिक्र किया, रूल्स ऑफ द गेम कौन सेट करेगा? मैं आपको बताऊं ना, अभी आप एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं कि जहां आपने ये माहौल इस तरह का बनाया कि कोई किसी को तस्लीम ही नहीं करता। बिल्कुल, सबसे बदकिस्मती। आप चले जाएं हजाम की दुकान से लेकर तो आप एयरलाइन तक चले जाएं, बड़े बड़े दफातर में चले जाएं, तो आपको वहाँ सुबह से लेकर शाम तक सियासत पक रही है। ऐसे ही एक कह रहा होगा कि नहीं वो तो फलां बुरा है, दूसरा कहते हैं फलां बुरा है। जब आप शाम को हिसाब लगाते हैं तो सबको आप लिखते जाएं कितने ने बुरा करा, तो शाम को आप यही रिजल्ट निकलेंगे कि सारे बुरे। अब जब सारे बुरे हैं तंजीला, तो मुल्क कौन चलाएगा? कहाँ से लाएंगे? कुछ तो होगा। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे ख्याल में 100 बातों की यही बात है। जानबूझ के हुआ, सोची समझी स्कीम के तहत हुआ, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से एतमाद दिन ब दिन कम होता गया, इदारों पर भी, शख्सियात पर भी। और सबसे ज़्यादा जो एतमाद कम किया गया और एक निज़ाम के तहत किया गया, वो सियासी जमातों और सियासत पर से एतमाद लोगों का कम किया गया। स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेयर। आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी एंकर हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।